पीछे का फॉर्म। तुम भाई जब तक ये इकट्ठे हो तब तक यदि किसी को कुछ पूछना है तो फटाफट बोल दो। नहीं, बस एक बच्चे ने प्रॉब्लम भेजी है, बस पेज में है नहीं। बाकी तो एट्थ है, एट्थ बी कोई बच गया हो तो फटाफट नंबर बोल दो। एट्थ एंड एट्थ बी। एक बच्चे ने रखा है, कुछ स्कूलों में रेगुलर क्लास शुरू होने वाली है 10 फरवरी से, तो यदि इनके स्कूल जाने वाले हो तो इस बैच का टाइम चेंज कर देंगे, तो बता देना कितने हो। टाइम भी लिख दो कितने बजे से कितने बजे तक है बेटा क्लास। भाई मेरे एक बच्चे ने लिखा आनंद गोयल जी कि 10th क्लास के बच्चों के लिए। एक बच्चे ने लिखा 11:30 तक है। तो चलो दूसरा टाइम मैं तो कर दिया था लेकिन बच्चे नहीं तैयार हुए, इसलिए दिक्कत आई। मैं तो सोचा था 6 से 7 कर दें लेकिन बच्चे नहीं तैयार थे 6 से 7 में। हाँ, सबके अलग अलग लिखे हुए 11:30 to 1:30।
चलो, एक बच्चे का कहना है सेकंड प्री बोर्ड। अब भैया प्री बोर्ड में अब तो छुट्टी करूंगा नहीं, तो अपने हिसाब से पढ़ते रहो, तो लगातार कोर्स खत्म कराऊंगा। बस दो चीजों का वादा था, वो दोबारा करा दूंगा। एक तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के साइड न्यूमेरिकल करवा सकता हूँ, और सर्किल। इसके अलावा तो सब दोबारा नहीं हो सकती, प्रॉब्लम वाली हो जाएंगी। चलो, अब क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन नंबर नहीं तो फिर 8 ए में से कोई लिखा नहीं है इन लोगों ने, 8 बी में से कोई लिखा नहीं है। एक भी नहीं 8 बी में से। देन 8th सी, ठीक है, थ्योरी पार्ट नेग्लिजिबल थ्योरी पार्ट है। बस केवल एक बात, अब बाद में लिखना, तो मैं इतने टाइम देता हूँ उसमें, तो लिखते नहीं हो। जब काम शुरू हो गया तो नंबर लिखोगे, क्या फायदा, बाद में लिखना पड़े, थोड़ी देर बाद लिखना। मेरे को तैयार रखना चाहिए। 10 मिनट खर्च कर चुके हैं मैं क्वेश्चन पूछने के चक्कर में। 8th सी, थ्योरी नेग्लिजिबल। इकलौता एक क्वेश्चन बनता है थ्योरी का, वो लिख लो। मतलब बाकी सारे न्यूमेरिकल से ही सॉल्व हो जाएंगे। किलोवाट आवर क्या होता है वो डिफाइन करना, और इसका जूल से रिलेशन। ठीक है, व्हाट इज किलोवाट आवर एंड इट्स रिलेशन विद जूल, है ना। बाकी छोटी छोटी जनरल चीजें होती हैं, जैसे कि मान लो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है। ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हो चैप्टर 2 में। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क की यूनिट होती है जूल, और टाइम की होती है सेकंड। ठीक, तो ये हो गया 1 जूल 1 सेकंड, ये 1 वॉट के बराबर होता है। 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। ठीक है, 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। इसकी डेफिनेशन वगैरह सब, वॉट की डेफिनेशन वहां पढ़ ली थी हमने। अब बात आता है वॉट आवर। वॉट आवर का मतलब हुआ वॉट की यूनिट को आवर से और मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो यदि मान लो वॉट जो यूनिट है ये तो पावर की है, और ये टाइम की है। और पावर इनटू टाइम क्या होता है, वो एनर्जी होती है, तो ये वर्क हो गया। ठीक, लिख लो। वॉट आवर एंड किलोवाट आवर आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। वॉट आवर एंड किलोवाट आवर आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। दोनों एनर्जी की यूनिट है। 1 वॉट आवर की डेफिनेशन लिख लो पहले। 1 वॉट आवर इज electrical energy consumed by electrical appliance of power 1 watt in 1 hour। ये दो टर्म इंपॉर्टेंट है, 1 वॉट इन 1 आवर। ठीक है,
तो पहली चीज पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क है ना, जूल होता है, ऐसा यूनिट जूल, टाइम की सेकंड, पावर की यूनिट होती है वॉट, तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, 1 वॉट आवर है ना, 1 वॉट आवर का होता है, ये वॉट जो है ये पावर की यूनिट है, आवर टाइम की, पावर इनटू टाइम वो हमें पता है एनर्जी होता है, या लिख भी देता हूँ, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। ठीक, तो एक तो 1 वॉट आवर क्या होता है इसकी डेफिनेशन, ये एनर्जी की यूनिट है, 1 वॉट आवर एनर्जी है ना, एनर्जी की यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी, और किसके बराबर होती है वो डेफिनेशन लिखने को आती है। तो जो बोला था एक बार फिर से बोलता हूँ, 1 वॉट आवर is the energy consumed by an electrical appliance of 1 watt in 1 hour। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वॉट आवर आ जाएगा, मतलब 1 वॉट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और 1 घंटे में जितनी एनर्जी वो लेगा वो 1 वॉट आवर होता है। जो हाउस होल्ड सर्किट्स होते हैं एनर्जी के लिए, उसमें जो एनर्जी कंजम्पशन होता है बहुत बड़ा होता है, तो उसको जूल में मेजर करना बहुत मुश्किल काम है ना, क्योंकि बिल वगैरह आएगा जूल में तो बहुत ही मुश्किल होगा, डिजिट बहुत लंबी लंबी होंगी है ना, लाखों और करोड़ों में बिल आएगा, करोड़ बिल आएगा जूल, 7 करोड़ एनर्जी कंज्यूम कर ली है ना, तो वो घबराहट वाली हो जाएगी। तो एक बड़ी ट्रेड यूनिट बनाई, इसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, KWH। ठीक, लिख लो, ये एक थ्योरी में एक क्वेश्चन हो गया, डिफाइन 1 आवर, दूसरा क्वेश्चन हो गया 1 किलोवाट आवर, इसकी डेफिनेशन लिख लो। 1 किलोवाट आवर is the electrical energy consumed by an electrical appliance having power 1 kilowatt used for 1 hour। सो एक बार फिर से सुन लेना, 1 किलोवाट आवर is the energy consumed by an electrical appliance having power 1 kilowatt in 1 hour। या कह सकते हो 1000 वॉट का एक कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, 1 घंटे हमने उसको चलाया तो जो एनर्जी कंजम्पशन होगा वो 1 किलोवाट आवर होगा। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये हुआ कि जब कोई 1000 वॉट की कोई भी एक चीज 1 घंटे तक यूज करते हैं तो 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर का सिंपल नेम होता है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो बिल में लिख के आता है 1 यूनिट लिख देते हैं है ना। जैसे मान लो तुमने एसी चलाया, एसी जनरली 2000 वॉट का होता है, तो 2000 वॉट के एसी को यदि 1 घंटा यूज करते हो तो 2 यूनिट खर्च हो जाएंगे। अब 1 यूनिट का रेंट वगैरह सब मिला के लगभग प्राइस आता है मान लो 6 रुपए, तो 12 रुपए पर आवर खर्च हो जाएगा, ऐसे मान लो है ना, ये मतलब होता है इसका। तो 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन 1 आवर। ठीक है, 1 आवर में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1000 वॉट का एक बल्ब या 1 किलोवाट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको बोलेंगे 1 किलोवाट आवर। अब यहां तक कोई डाउट हो तो या तो उसमें लिखो, समझ में आ जाएगा तो वैसे समझा दूंगा, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो ये तो इतनी बात तो ये हो गई। अब लिख लो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है, 1 kWh, इसको कन्वर्ट करना है हमें जूल में, कितने जूल एनर्जी होगी। तो पहले लिखेंगे 1 kWh इज इक्वल टू 1000 वॉट, किलो का मतलब होता है 1000 इंटू 1 आवर। फिर लिखेंगे 1000 वॉट, वॉट होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड,
अभी पहले ही लिखवा दिया था। 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं इंटू 60 सेकंड, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। इस सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 इंटू 6 36 और 1 2 3 4 5 0 इतने जूल हो गए। एंड दिस इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो 1 kWh इसके बराबर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन टाइप मान लो। इतना पार्ट तो थ्योरी पार्ट मान सकते हो तुम बेसिकली, ठीक है ना। बाकी सब थ्योरी का पार्ट है, सब न्यूमेरिकल की भरमार होती है इसमें, या फिर सिंपल जो फॉर्मूले होते हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात लिख लो, रेजिस्टेंस ऑफ, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस not change when potential difference across the electrical appliance change। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो अभी हम 220 वोल्ट पे किसी अप्लायंस को यूज कर रहे हैं और वो 20 ओम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यदि वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाएगा, है ना, मान लो 200 हो गया तो भी रेजिस्टेंस 20 ओम ही रहेगा। अब इसको हिंदी अंग्रेजी में कहीं लिख लो तो भूल भाल जाओगे, ठीक है। If voltage is 220 volt, resistance 20 ohm of an electrical appliance, then if voltage either increase or decrease, then resistance remains same। रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार दोबारा सुन लो। पहली चीज वॉट आवर की डेफिनेशन याद करनी है, ठीक। दूसरी चीज किलोवाट आवर की डेफिनेशन याद करनी है। तीसरी बात रिलेशन बिटवीन KWH एंड जूल निकालना है। चौथी बात क्वेश्चन सॉल्व करने में एक सेंटेंस काम में आएगा, वो बोला था, इफ potential difference across the electrical resistance across the electrical appliance change, then resistance not change। ठीक है, इतनी चीजों में से पूछना तो बड़ा बड़ा थोड़ा, एक बच्चे ने बीच में उठाया तो दोबारा पूछ लो भाई क्या पूछना चाहते हो। ठीक, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इसको 1 यूनिट बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है, किलोवाट को नहीं बोलते। 1 किलोवाट आवर इज, इसको ट्रेड यूनिट बोलते हैं, ये ट्रेड यूनिट है ना, व्यापार की यूनिट है। तो 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट, है ना। जैसे मान लो हम कहते हैं 10 यूनिट कंजम्पशन हुआ तुम्हारे घर में, इसका मतलब 10 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम्ड हो गई। और जो कॉस्ट होती है पर यूनिट होती है। लास्ट स्टेटमेंट पता ही नहीं बेटे कौन सा था, है ना। अब 2 बार तो हो गया, मेरे को खुद भी याद नहीं है क्या था लास्ट स्टेटमेंट, ठीक। वो न्यूमेरिकल में आएगा दोबारा, फिर सुनते हैं क्या है। वोल्टेज पता ये होगा, वोल्टेज चेंज होने पे रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। If voltage changes, then resistance of electrical appliance not change। पर जितनी बार बोलूंगा हर बार अलग अलग लैंग्वेज होगी। तो रेजिस्टेंस remains constant when potential difference across an electrical appliance change। रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो मैन्युफैक्चर का होता है। जैसे तुमने एसी बना दिया, जो बना हुआ है वही बना हुआ है, उसमें जो रेजिस्टेंस यूज हुआ वही यूज होगा, हम चेंज नहीं कर सकते। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को कम ज्यादा करें। करंट चेंज हो सकता है। तो ये तो सब जनरल बातें हो गई थ्योरी की। करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है ना। इसके अलावा ये जरूर याद कर लेना, क्योंकि एक बार 5 नंबर में यही क्वेश्चन था कि जनरल चीज है ना। तुम्हारी बुक में कहीं एक टेबल दी होगी किसका कितना पोटेंशियल या किसका कितना वोल्टेज यूज होता है। तो एक जगह लिख लो, हाउस इन हाउस होल्ड सर्किट AC इज यूज्ड, अल्टरनेटिंग करंट यूज होता है। अल्टरनेटिंग करंट
इसका मतलब टर्मिनल चेंज होते रहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट यूज होता है, एसी यूज होता है। एक बात, ऑफ वोल्टेज 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का होता है, एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। यही इंडिया में काम कर रहे हैं तो यही चलेगा। अलग अलग कंट्री में अलग अलग हो सकता है, बट इंडिया में चेंज नहीं होता। ठीक है। और यदि बाहर से कोई अप्लायंस लेके आते हैं तो देख लेते हैं उस पर क्या वोल्टेज है, क्या फ्रीक्वेंसी है, तभी लगाते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक। तो हम जो यूज करते हैं वो एसी यूज होती है। एक बात, 220 वोल्ट है ना, इतना पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तीन चीजें याद होनी चाहिए। एक एक नंबर के तीन क्वेश्चन है ना। अल्टरनेटिंग करंट में टर्मिनल्स चेंज कंटिन्यूअसली। जैसे मान लो ये टर्मिनल है ए और ये टर्मिनल है बी। पहले ये हायर पोटेंशियल पे है यानी कि पॉजिटिव पे, और ये लोअर पे। अब हाफ साइकिल के बाद ये लोअर पे आ जाएगा, ये हायर पे चला जाएगा, फिर ये लोअर हो जाएगा ये वाला, और ये हायर हो जाएगा। तो अल्टरनेटिवली चेंज होते रहते हैं। और ये इसका ग्राफ होता है इसी का, जिसकी जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये एसी का ग्राफ है। ठीक, ग्राफ फॉर अल्टरनेटिंग है ना, एसी अल्टरनेटिंग करंट, ग्राफ फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, यहां तक कुछ पूछना तो फटाफट हाथ उठाओ। नहीं, फिर हीटिंग इफेक्ट होता है जब किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या रेजिस्टेंस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, इसमें से करंट पास करा दिया आई, ये रेजिस्टेंस आर है, तो इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस में क्या है, एसी, गीजर, है ना, हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रेजिस्टेंस या लोड बोलते हैं। तो व्हेन करंट पास थ्रू द रेजिस्टेंस और लोड, देन हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन इट। कई जगह काम में आती है, कई जगह वो वेस्टेज मानी जाती है। जैसे हीटर के अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो काम में आएगी, लेकिन बल्ब के अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। ठीक है ना। तो अब इसमें हीटिंग इफेक्ट किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्या होता है, उसके लिए पूरे फॉर्मूले की लिस्ट बनाता हूं, तो मैं एक एक करके समझते चलना। सबसे पहला फॉर्मूला है, वर्क के लिए लिख रहा हूं मैं, वर्क इज इक्वल्स टू डेल वी इंटू क्यू। ये फॉर्मूला तुमने सबसे पहले पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस यहां लिख देता हूं, 9th क्लास में पढ़ा था और अभी भी उस दिन डेफिनेशन में लिखाया था। ठीक है, पोटेंशियल जब पढ़ाया था तो पूरा लिखवा दिया था। डेल वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। लेकिन जर्नली हम ये डब्ल्यू यूज नहीं करते हैं, किसी बुक में नहीं लगाते हैं, तो हम इसको जर्नल लिख देते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू। और ये अंडरस्टूड है कि वी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, ये पहला है। अब वर्क इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू। क्यू का एक फॉर्मूला था, ये सब लिखा दिए पहले, है ना। मंडे से लेके और फ्राइडे तक ये सारे काम हो चुके हैं। तो एक जगह आई करंट का फॉर्मूला लगाया था, क्यू अपॉन टी। तो क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा आई इंटू टी। तो यहां लगा देंगे आई इंटू टी। तो ये पहला फॉर्मूला बन गया, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी आई टी। ये पहला फॉर्मूला हो गया, उतार लो, साथ के साथ उतार लेना। वर्क का मतलब एनर्जी या हीट, एक ही बात होती है। तो हीट प्रोड्यूस का पहला फॉर्मूला ये आ गया, वी आई टी। किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है बता दो, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस एंड टाइम फॉर विच द करंट फ्लो। ये तीन चीजें आ गई। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला, मतलब ये पुराने फॉर्मूले आते हैं तो कोई नई चीज है नहीं, सारे वही है। वर्क वी इंटू क्यू, क्यू क्या होता है आई इंटू टी, तो वही फॉर्मूला बन गया। अब सेकंड फॉर्मूला जो है, सेकंड फॉर्मूला इस तरह का है,
H इज इक्वल टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो अप्लाई कर दो, है ना। ओम्स लॉ अप्लाई करोगे तो V की जगह आई आर आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला बन गया। ये पहला फॉर्मूला हीट प्रोड्यूस का, ये दूसरा फॉर्मूला हीट प्रोड्यूस का, ठीक। और इसी से यदि हम चाहें तो हम आई की वैल्यू लिख सकते थे, वो होगी V अपॉन आर, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर, तो यहां लिख देंगे, तो हो जाएगा H इज इक्वल टू, है ना, V, इसकी जगह लिखेंगे आई की जगह V अपॉन आर, तो V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये तीन फॉर्मूले हो गए हीट के भाई, ठीक है। चाहे तो डायरेक्ट याद करो और नहीं तो इन फॉर्मूलों को यूज करके निकाल सकते हो। पहला फॉर्मूला H इज इक्वल टू वी आई टी, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, T टाइम। दूसरा फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, I करंट, R द रेजिस्टेंस एंड T टाइम। हमने V की जगह आई आर लगा लिया। तीसरे फॉर्मूले आई की जगह V अपॉन आर लगा दिया, तो V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये तीन फॉर्मूले हैं। फिर इसके बाद आता है पावर। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम या हीट अपॉन टाइम। तो जितने भी फॉर्मूले इनमें से गायब कर देंगे। तो पहला फॉर्मूला लिख लो, पावर इज इक्वल्स टू वी आई, टाइम गायब हो गया। फिर दूसरा फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, टी गायब हो गया। तीसरा फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब इन छह फॉर्मूले से कोई डिस्कशन करना हो, ध्यान क्या रखना है, यदि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट एक जैसा होता है, ठीक है। वो हमेशा याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो करंट एक जैसा। ये पिछले चैप्टर की बात थी, चाहो तो यहां भी लिख लो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सप्लायंस जो होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, तो सबके अक्रॉस एक जैसा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक। बाकी एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस कई बार रिपीट कर दिया, वो ये है कि मान लो हम वोल्टेज को कम ज्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के रेजिस्टेंस की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जितना पहले था उतना ही बना रहेगा, ठीक। अब यही ये बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई हो, है ना, क्योंकि कल का भी बताता हूँ क्या है। कल शायद भाई टेस्ट मेरे ख्याल में मुश्किल है, क्योंकि हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। एक्सपेरिमेंट क्या मतलब, 9th के बच्चों को बुलाया कल, है ना। तो फिर बाद में 10th का इसलिए अभी रोका हुआ है क्योंकि 10th की डेट शीट जब तक नहीं आती। अभी एक बच्चे ने पूछा था अभी नोट्स क्या है। 9th वालों के एग्जाम बहुत जल्दी हो रहे हैं, 20 फरवरी से। वो पता है करण भाई, तुम्हारी बात मैंने पहले ही पढ़ ली थी, तो लेकिन वो मौके के बाद ही जवाब देना था। उनके 20 फरवरी से हैं, तो इस समय थोड़ा फोकस हमारा 5-7 दिन के लिए उन पर शिफ्ट हो गया है ना। जैसी ही डेट शीट आएगी मैं खुद ही अपने आप ही मोटिवेट हो जाऊंगा, जल्दी जल्दी तुम्हारा काम निपटा दूंगा। अभी डेट शीट आई नहीं, कुछ हुआ नहीं। उनकी क्या है, 20 फरवरी से सब स्कूलों के एग्जाम है 9th के, तो अभी थोड़ा बहुत कॉपरेशन के बाद 9th की तरफ शिफ्ट हो गया, कम से कम 10-15 दिन के लिए। लेकिन जैसे ही कोई डेट शीट वगैरह आती है तो तुरंत तो एक्सेलरेट हो जाएंगे, पता चले। क्योंकि मेरा जो आइडिया है वो ये है, और तुम लोगों के बिना तो काम चलना भी नहीं है। नोट्स मेरे को क्यों बनाने हैं, 2 बार बच्चों ने 2 बार लिख लिया। पहले एक फॉर्मूला रह गया, उसके बाद बताता हूँ क्यों बना लिया नोट्स। मेरी मजबूरी है बनाने की, नहीं तो बनाता भी नहीं। देखो भाई, अगली चीज ये है, एक फॉर्मूला रह गया लास्ट, फिर तुम आराम से बैठ के नुमेगा करते रहना, मैं एक एक करके करता चले जाऊंगा इंपॉर्टेंट वाले सारे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। लिख लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन हाउस होल्ड सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन हाउस होल्ड सर्किट्स। जो हाउस होल्ड सर्किट होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कंज्यूम होती है, कितनी कंज्यूम होती है, वो लिखना है। इसको बंद कर जाना, है ना। तुम मैं आप
लास्ट सेंटेंस ये था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये फॉर्मूला लगता है, लिख लो, एनर्जी ब्रैकेट में इन KWH, किलोवाट आवर, इज इक्वल्स टू पावर इन वॉट इनटू टाइम in hours divided by, ठीक है, पावर इन वॉट इनटू टाइम इन आवर डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं भी करके बताऊंगा, सारे फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड चैप्टर है, और जो कह दिया उसके बाहर कुछ आने की संभावना नहीं है। एक्चुअल में करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो नोट्स थे ना, किसी बच्चे ने लिखा था, क्वेश्चन बैंक इसलिए किया क्योंकि इसमें ये सब मिक्सिंग है, एक बात तो ये। दूसरी चीज एक ध्यान से समझ लेना भाई लोगों, कल भी बहुत सारे फोन हुए, करीब 140 बच्चों की फीस नहीं है, ठीक है, और 140 में जितने घर पे फोन करते हैं कोई भी ये भी नहीं कह रहा कि भाई हमने छोड़ दिया, एक आध कभी कभार कोई ग्रुप लेफ्ट करता है, या केवल 2 बच्चों को मैं परेशान होकर हटा चुका हूँ, बाकी तो ना तो हमने कभी किसी को हटाया ना ग्रुप से लेफ्ट किया। एक आध बच्चे लेफ्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो लेफ्ट करने का कारण मुझे भी पता है कि भाई घर पे कहीं आसपास में पढ़ लेता है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज तो ये ध्यान रखना, नोट्स का बहुत बढ़िया सीन है, इसलिए प्लीज फीस रिक्वेस्टिंग में बात है कि पूरी जमा करा ही देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी भलाई के लिए जनवरी में नहीं पढ़ाया था, उस चक्कर में मुझे 2 बार भी पढ़ाना पड़ रहा, क्योंकि इतना टाइम बचा है। हर बार क्या होता था, रिवीजन बैच 15 फरवरी को खत्म हुआ पूरा, और एग्जाम शुरू हो गए ज्यादा 1 मार्च या 28 फरवरी से, बच्चा भूलता नहीं था। अब मुझे ही मालूम है कि केमिस्ट्री जनवरी में खत्म की तो मई तक किसको केमिस्ट्री याद रहेगी, है ना, इसीलिए रोक दी थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है मुझे फर्क पड़ना, मेरा तो नुकसान है, क्योंकि अगला सेशन मेरा खराब होगा तुम्हारे चक्कर में, तो मेरे को कोई फायदा नहीं है ना। मुझे तो कॉपरेट इसलिए करना है, और फीस भी बढ़ानी नहीं है, वो पहले ही बोल दी थी। तो लास्ट तक कॉपरेशन है, तुम्हें कॉपरेट करना है फीस में, देने में फायदा क्या है। अभी क्या है, मैं कई बार मैं बता चुका, नोट्स बनाने का मेरी लिए मजबूरी इसलिए है क्योंकि एक बैच बाहर वाले बच्चों की डिमांड पे ही है। जितने बच्चों ने जोड़ा था उनमें से करीब 50% बच्चों के दोबारा फोन है, ठीक है ना। और एक नया तरीका शुरू करने जा रहे हैं, एजुकेशन में नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहने चाहिए, और मैं तो करते ही रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब कोई प्रोजेक्टर से नहीं पढ़ाता था तो 1987 ये हमारी पहली प्रोजेक्टर की परचेज है। प्रोजेक्टर का होता है सिर्फ दीवार पे लिखना होता है, बोर्ड पे लिखना नहीं पड़ता, है ना, काला बोर्ड खत्म, सफेद बोर्ड खत्म। तो 87 से अलग अलग तरह के इनोवेशन होते रहते हैं। अब जो लेटेस्ट काम है वो ये है कि 10th क्लास के बच्चों से जो हमारे नहीं पढ़ रहे हैं उनसे 500 रुपीज लेंगे हम, ठीक है, और तुम सबको कॉपरेट करना है, तुमसे कोई पैसा नहीं लेना है, ये सब चीजें तुम्हारे लिए फ्री है ना, प्रोवाइडेड की फीस बेटे जमा करनी पड़ेगी, वो तो उसको तो कॉपरेशन मानो, कितने दिन हमने मांगी नहीं। 140 में से करीब 70 बच्चे ऐसे हैं जिनकी नवंबर से कोई फीस ही नहीं आई है, ठीक है, फिर भी हमें कोई अफसोस नहीं है, वो दे देंगे, सब मालूम है, क्योंकि बच्चे को नंबर लाने हैं इसलिए दे देगा। इन 500 रुपए के लिए तुम सबको ये करना है कि अपने अपने एक दोस्त को बात बता देनी है, कॉन्सेप्ट बता देना है, वो कर पाओगे मेरे लिए, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या इन 500 रुपए में फिजिक्स एंड मैथ्स इसका पूरा पेपर आउट मान लो तुम। अब आउट कैसे होता है, जैसे एक वीडियो में बना दूंगा बच्चे के लिए, अभी 9th में मैंने किया है। 9th में क्या किया, पहला वीडियो जैसे फैक्टर्स का बनाया, और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन की एक ऑब्जेक्टिव वर्कशीट बना दी, क्योंकि मैं चेक नहीं कर सकता था, मुझे मालूम था। बच्चों ने ईमानदारी से ऑब्जेक्टिव वर्कशीट चेक सॉल्व करके भेज दी, वो ऑटो चेक हो गई, क्योंकि मैं चेक करूंगा तो पॉसिबल नहीं है, मेरे को पता है चेक नहीं हो पाती, है ना। और शायद हमारा जितना पढ़ाने में टाइम खर्च नहीं होता, उससे बहुत ज्यादा टाइम तुम्हारे व्हाट्सएप मैसेज देख देख के कॉपी चेक करने में खर्च होता है, और यही सबसे बड़ी सिस्टम की खराबी थी, है ना, वो ठीक नहीं हो सकती। तो करना क्या है, फिजिक्स मैथ्स के वीडियो है हर चैप्टर पे। जैसे मान लो मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम है, उसके 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। मुझे ही मालूम है दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उन 5 क्वेश्चन के अलावा छठा क्वेश्चन प्रेजेंट हो जाए, है ना। तो ये सब मैं जानबूझ के डिले इसलिए भी कर रहा हूँ कि जैसी डेट शीट आ जाएगी, पर डे एक एक चैप्टर के लिए वीडियो देता जाऊंगा। पैसे नहीं देने हैं, ये साफ मना है, नो फीस फॉर बैच स्टूडेंट्स, है ना, कोई फीस नहीं है। कहीं कंफ्यूजन मत क्रिएट कर देना, घर पे जाके उल्टी उल्टी बातें बता देते हो कि 500 रुपये और मांग रहे हैं, मैं कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ। हाँ, जो फीस तय हुई थी, और यार अपने पेरेंट्स को समझा देना, गौरव भैया डायलॉग ठीक नहीं बोलते हैं, वो बोल देते हैं 6,500 रुपये फीस है। अब पेरेंट्स 6,500 कैसे हो गई अभी अचानक,
पहले तो 1,500 थी। तो प्लीज मम्मी पापा को थोड़ा कोऑपरेट करना, ये बता देना कि भाई 6,000 रुपये 4 महीने की फीस थी, क्योंकि 4 महीने तो बैच चल रही था, ये पहले ही पता था, है ना। 1,500 रुपये पर मंथ से 6,000 रुपये फीस थी, जो घटा के 5,000 कर दी। तो डिस्काउंट देना मेरे लिए तो मुसीबत और बन गया। इससे बढ़िया हर महीने फीस तो भी आती रहती थी, ठीक है ना। तो ये 5,000 रुपये मैथ्स फिजिक्स की फीस है, और 1,500 रुपये केमिस्ट्री के 3 महीने या 4 महीने की फीस मान लो 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से थी। टोटल मिला के ऐसे 6,500 हुआ है। वो गौरव भैया के ऊपर डांटने और लगते हैं कि फीस क्यों बढ़ा रही है एकदम से। कोई फीस नहीं बढ़ाई है, फीस तो कम की है। बस गलती ये हो गई हमसे कि इससे बढ़िया हम कुछ नहीं करते। बच्चे को बोलते भाई 1,500 रुपये फीस है, तब तक सारी फीस आ गई होती। ये बेवकूफ़ी हो गई हमसे। तो अब बेवकूफ़ी की है तो घर पे तुम थोड़ी सी बता देना, है ना, बात को समझा दोगे तो फीस भी आ जाएगी। खैर, इसकी कोई फीस नहीं है, क्लियरली लिख गया नो फीस। ये बाहर वाले बच्चों के लिए अपना अपना एक एक दोस्त पकड़ा ना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो और अच्छे वीडियो बना दूंगा, है ना। बस ये कंफर्म है कि सारा पेपर इन्हीं में से आएगा, फिजिक्स मैथ्स का। केमिस्ट्री की वीडियो की मैंने कोई बात नहीं की है ना, क्योंकि मुझे टाइम मिलेगा तो करूंगा, नहीं तो केमिस्ट्री 4 बार पढ़ा रही है, एक बार और पढ़ा दूंगा, कोई अफसोस नहीं है ना। बट मैथ्स फिजिक्स के वीडियो होंगे, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, है ना। और 15 मिनट से ज्यादा का कोई वीडियो एक्सीड नहीं करूंगा। 15 मिनट से ऊपर किसी को नहीं जाना दूंगा। जैसे बच्चा क्या 15 मिनट पढ़ ले, फिर उसके ऊपर बेस वर्कशीट कर ले और करके हमारा भेज दे, ठीक है। तो ये काम डेफिनेट है कि मार्च से तो शुरू होगा ही होगा, लेकिन यदि मान लो डेट शीट पहले आ गई, है ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ हर दिन बच्चा एक चैप्टर रिवाइज करे, तो चैप्टर के हिसाब से डेली एक वीडियो और उसके ऊपर एक क्वेश्चन की वर्कशीट, प्लस बड़े वाले टेस्ट लूंगा, है ना। कम से कम अपने यहाँ 3 बार बुलाऊंगा। इस बार 9th वालों को बुलाया कल 11 से लेके और 2 बजे तक। तो मुझे अभी कल तुम्हारे टेस्ट का टाइम होगा नहीं होगा थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि वैसे भी एक ही चैप्टर कंप्लीट हो पाया, ठीक है। तो कल के टेस्ट का डाउटफुल है, यदि होगा तो बता दूंगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बीच में कभी हो जाएगा। तो ये 11 से 2 ने बुलाया, यदि बच्चे अच्छे नंबर में आ गए तो एक हम 10th पे भी शुरू कर दूंगा, है ना। और आए ही नहीं तो फिर जैसा 9th वैसा 10th। तो कल सबको बुलाया, इन्विटेशन भेजा है, फोन करवा दिया सबको, है ना। 11 से 2 ये 9th के बैच पे एक एक्सपेरिमेंट है, कितने बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, है ना। तो इसलिए कल बुलाया। तो सिंपल बात ये थी, नोट्स इस चैप्टर के तो बेटे मंडे को दूंगा ही दूंगा वर्कशीट की फॉर्म में, क्योंकि अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, 3 दिए थे, है ना। ये बुक के करा दिए, क्योंकि ये क्या है, चैप्टर टफ है, बुक के सारे करा दिए। और ऑब्वियसली तुम आदत जानते ही हो, जो वर्कशीट दूंगा उसके भी सारे मैं तो खुद ही कर दूंगा, फिर उसको तुम करते रहना। ये तो करण भैया की एक बात का जवाब था कि नोट्स उसके मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पूरी वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा और थ्योरी के नोट्स भी होंगे, ठीक है ना। तो ये तो एक बात थी। अब किसी को और पूछना तो पूछ लो फटाफट। ये अपने एक दोस्त को जरूर इकट्ठा कर लेना, पहले वीडियो मैं भी दे दूंगा, कल दे दूंगा तुम्हें, काइनेटिक एनर्जी के 2 वीडियो, वो जरूर भेज दूंगा। जिससे तुम उन्हें भेज देना, तो सर्कुलेट करोगे तो पता चल जाएगा कैसा सीन है, कैसे क्वेश्चन होंगे, वो सब बातें पता चल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये तो एक हो गया। इसके लिए बस एक एक बच्चा अपने अपने दोस्तों को कम से कम एक मिनिमम इकट्ठा करना है सबको। तो तुम जो फीस नहीं दोगे उससे वो कंपनसेट हो जाएगा, फीस लेनी नहीं है तुमसे, क्योंकि पहले ही तय हो गया था, इसी में सब कुछ इन्वॉल्व है, ठीक है ना। कोई पूछना हो तो फटाफट लिख दो चैट बॉक्स में, या कोई और सजेशन हो, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि जो वीडियो बनाऊंगा उसके बाद कुछ नहीं आएगा। इवन काइनेटिक थ्योरी का डेरिवेशन भी इसमें कर दूंगा, क्योंकि डेरिवेशन सिलेबस में लिखा हुआ है तो आ सकता है। कोई और सजेशन हो तो प्लीज लिख दो फटाफट। नए वाले बैच की फीस, नए वाले बैच की फिजिक्स की, तुम, हाँ भाई एक बात और एक बच्चे ने पूछी है, ध्यान आ गया। फिजिक्स का बैच 11th का है, बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से ज्वाइन कर लेना चाहिए। और टाइम रखूंगा 9 से 10। वो इसलिए 9 से 10 रखूंगा क्योंकि बच्चा इस टाइम पे कुछ नहीं पढ़ता, तो थोड़ा बहुत सीख जाएगा। और फीस उस बैच की ज्यादा नहीं रखी है, ₹1000 रखी है, ठीक है। पर मंथ के हिसाब से मंथली पेमेंट है, ज्यादा ज्यादा 2 महीने की फीस आएगी बोर्ड के एग्जाम तक। और इसमें वो कई बार बता दिया, पहले वो चैप्टर कराऊंगा जो 11th में वर्क है, 11th में भी है, फोर्स 11th में भी है, तो पहले फोर्स वर्क इस तरह के चैप्टर कराऊंगा। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं कराऊंगा जो 11th में, जैसे डायमेंशन एनालिसिस है, वो तुम्हारे 10th से रिलेटेड है नहीं, तो उसको नहीं कराऊंगा, समझ गए ना, वो बाद में कराऊंगा, जिससे कि 10th की फिजिक्स जो है वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि 100 नंबर तो आ ही आ जाए। इसलिए ये जानबूझ के शुरू किया है ना। तो तुम देख लेना, मंडे से बैच है। और अभी तक शायद मेरी रिक्वायरमेंट मिनिमम 20 बच्चों की है, इतने तो अभी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ट्रायल क्लास है या नहीं ये किसी ने पूछा था, पहली क्लास को ट्रायल मान लेना, दूसरी से फीस ले लेंगे, क्योंकि इसमें इतने, अब यार क्या ट्राई करोगे, बुढ़ापा आ गया मेरा भी, है ना। अब क्या ट्राई करोगे, तुम्हें पढ़ते पढ़ते भी इतने दिन हो गए यार, तो कैसा पढ़ाते हैं इसकी ट्रायल हो गई। फिर भी पहली क्लास के लिए कोई फीस नहीं है, तुम एक बार आके देख सकते हो आराम से। तो ₹1000 पर मंथ है, शायद इसी बैच की बात की होगी,
कि भैया मैथ्स का बैच बेटे एग्जाम के बाद शुरू करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स में तो फायदा मिलेगा, मैथ्स में कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैथ्स में तो इसी में कराऊंगा अभी ज्यादातर, जितना भी कराना है। मैथ्स का बैच शुरू करूंगा, डेफिनेट होगा, और हमारा बढ़िया बैच होता है। और दूसरा, इतना जाम है सड़कों पे भाई साहब, कहाँ ट्यूशन पढ़ने जाओगे, आओगे, बेवकूफी है। जो बच्चे होशियार वाले हैं, और मेरा मानना है हर बच्चा होशियार है, तो अपने घर पे बैठ के आराम से सीख सकता है, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। अखबार पढ़ लेना, पूरे आगरा में जाम का हालत है। हमारे आरबीएस कॉलेज पर डेली 1 घंटे का जाम है ना। तो समय बचाओ, पेट्रोल बचाओ, घर पे बैठ के पढ़ो, सबसे अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टेस्ट देने आते रहो। सारी फसाद की जो जड़ है ना, टेस्ट ना देना। यदि यहाँ के टेस्ट दे रहे होंगे बच्चे, ये आएंगे तो बात सुधर जाएगी। तो मैं भी बुलाऊंगा, है ना, और 2-2 घंटे के कम से कम कुछ टेस्ट तो लूंगा ही लूंगा, ठीक है ना। कॉपी चेक कितनी होंगी वो नहीं पता, क्योंकि 2-3 कॉपी चेक कर पाऊंगा, बाकी का तरीका दूंगा, है ना, आपस में चेक हो जाएगी बच्चों की। लेकिन टेस्ट वगैरह तो बहुत सारे होने हैं अभी। और कोई पूछना तो बोल दो जल्दी, क्योंकि रोज डिस्कशन होता नहीं है हमारे यहाँ। वो अभी, अबे एक बात बताओ ध्रुव शर्मा जी, जब मैं गला फाड़ फाड़ के चल जाता हूँ इतनी देर तक कि एट का कोई क्वेश्चन पूछना, इनसे पूछो अपने दोस्तों से, तब कुछ नहीं लिखते, बाद में कहते हो कि ले एट में डाउट है, फिर मंडे को पूछना भाई एट का डाउट, है ना। शुरू के 10 मिनट चिल्ला चिल्ला के खत्म हो जाता है कि भैया एट का पूछ लो, एट बी का पूछ लो, तब कुछ नहीं बोलते हो। वीडियो क्लास में तो बेटे क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, तुम कहो तो नहीं 9th का डाल के, लेकिन फायदा नहीं होगा। मैं पूरे सॉल्व करता हूँ, जैसे बैच में सॉल्व होते हैं वैसे ही सॉल्व करके 10-12 मिनट में सारे वो क्वेश्चन सॉल्व कर, जैसे काइनेटिक एनर्जी का भेजने वाला हूँ तो तुम्हें डाउट खत्म हो जाएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी का पूरा जितना एग्जाम में आ सकता है, उसके बाद कभी कुछ नहीं आ सकता। वो 2 वीडियो है, वो भेज दूंगा कल जरूर, है ना, क्योंकि बन तो गए हैं, बस उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग होनी है, इसलिए रुके वो। तो उसमें क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं या आएंगे या आ चुके हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना होगा। बस ध्यान से वीडियो पढ़ो, उसके ऊपर बेस्ड एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट दे दो, काम खत्म हो गया। टेस्ट ऑब्जेक्टिव है तो अपना मिल ही जाएगा चेक होके। सब्जेक्ट मतलब वैसा वाला होता है ना जिसमें आंसर लिखने होते हैं, तो कभी चेक नहीं कर पाता हूँ मैं, इसीलिए ऑब्जेक्टिव है, ABCD आंसर लेके बच्चा, काम खत्म हुआ। और कोई सजेशन हो तो इंडिविजुअली पर्सनली फोन करके बोल सकते हो, ठीक है। बस इसका थोड़ा ख्याल रखना, एक एक बच्चे को एक एक अपना दोस्त इकट्ठा कर लेना, बहुत आसान काम है। 500 रुपये कुछ होते नहीं है, पूरे कोर्स की फीस 500 रुपये रखी है इसलिए केवल, है ना। इसमें वीडियो है सारे जितने एग्जाम में आ सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्टिव टेस्ट है बहुत सारे। खैर, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, मैं बोल दे रहा हूँ। कल टेस्ट नहीं है मान के चलो, ठीक है ना। अब टेस्ट नहीं है तो दोनों चैप्टर का एक साथ लूंगा, और अभी ये वाले क्वेश्चन कर दो जिससे मैं सॉल्व कर दूं। यदि टेस्ट होता तो जल्दी जल्दी करते, अभी जल्दी नहीं कर रहा हूं मैं। देखो 8C वैसे सारे करने हैं, अभी ये कर देने। क्वेश्चन नंबर 20 इसी ऑर्डर में कर लेना जिससे मैं सॉल्व भी कर दूंगा। 21, देन क्वेश्चन नंबर 18, इसी ऑर्डर में करना बेटा। एंड क्वेश्चन नंबर 14, ये 4 करने हैं अभी। तुम पढ़ते जाओ, मैं सॉल्व करते जाऊंगा।
क्वेश्चन नंबर 20, एक एक करके अब सारे कर दे रहा हूं, फिर बाकी बचे हुए कल करवा लेना, कल नहीं परसों करवा लेना। 20 में दिया है एन इलेक्ट्रिक आयरन रेटेड 220 वोल्ट, 20 वोल्ट एंड 2 किलोवाट आवर, ये रेटिंग है। ये पावर होती है, किलोवाट आवर से पहचान लो, ये पावर है और ये वोल्टेज है। फिर कह रहा है इफ आयरन इज यूज फॉर 3 आवर्स डेली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रनिंग इट फॉर 1 वीक। एक हफ्ते के लिए चाहिए, है ना? तो एक हफ्ते में पहले टाइम निकाल लो, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 3 घंटे रोज चलती है, तो 21 आवर्स हो गया। अब इकलौता फॉर्मूला है एनर्जी इन KWH, पावर इन वॉट, कितना पावर है 2 किलोवाट, तो 2000, क्योंकि वहां लिखा था पावर इन वॉट, ये ध्यान रखना, फॉर्मूले में ही लिख दिया मैंने जानबूझ के। पावर इन वॉट, टाइम इन आवर इनटू टाइम, टाइम कितना है 21 आवर्स, डिवाइडेड बाई 1000, सॉल्व करोगे तो आ गया 42 और यूनिट्स या KWH। अब इसके कॉस्ट निकालनी है, कितनी यूनिट खर्च हुई 42, कितने रुपए पर यूनिट था 4.25, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस्ट आ जाएगी ₹119। ठीक है, कोई डाउट हो तो हाथ उठा लेना। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। एक तो इस तरह का आएगा ही आएगा, 21 22 एक आएगा, फिर बाकी एक और आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे सारे, क्योंकि मैग्नेटिज्म के जो 10 नंबर है वो डिस्ट्रीब्यूट होने कहीं ना कहीं, 10-12 नंबर की मैग्नेटिज्म आती थी हर बार। इसके बाद लिखो क्वेश्चन नंबर 21, बल्कि 21 से पहले मैं 18 कर देता हूँ, वो ज्यादा दिमाग वाला है, 21 तो तुम खुद भी कर लोगे, नहीं करता, पहले 18 करता हूँ, 18 को मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा आंसर ही लिखा है 178.5। एक मिनट, अनंत गोयल, वो गलत आना था क्या आंसर पहले वाला? चेक करता हूँ, शायद सही कह रहे हो, 178.5, बैक जाता हूँ। तो मैं किसी का आंसर 119 आ रहा तो हाथ उड़ा लेना। चलो नहीं आ रहा तो ये गलत आंसर है बुक में, मैं तो बुक वाले पर भरोसा करके लिख लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन था 21, नहीं पहले 18 करने की बात हुई थी, 18 ये बोर्ड का आ चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, दोबारा आने के पूरे बेहतरीन चांसेस हैं। अब बोर्ड वाली वर्कशीट से निकालूंगा, यही करा ले लूँ। Water in electric kettle is connected to 220 volt supply. It takes 5 minutes to reach the boiling point. मतलब 220 वोल्ट की सप्लाई है और 5 मिनट का टाइम लगता है किसमें, गर्म होने में। तो हम एनर्जी प्रोवाइड, बस एक बात याद रखनी है, मैंने तुम्हें पहले बार बार याद दिलाया था, ऑन चेंज, फिर लिख लो, यही डायलॉग लिख लो, एक बच्चे ने कहा था डायलॉग नहीं लिखा, दोबारा बता दो, अब बता रहा हूं फिर से।
If potential difference change, then resistance of electrical appliance not change. रेजिस्टेंस नहीं बदलता है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहा है बट रेजिस्टेंस नहीं बदल सकता। तो ऐसा फॉर्मूला काम में लेंगे जिसमें रेजिस्टेंस आ जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे H1 हीट प्रोड्यूस 1 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। अब बात आती है मैंने यही फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ when potential difference change resistance not change, तो ये बदलेगा नहीं, करंट तो बदल जाएगा, इसलिए वो फॉर्मूला नहीं ले सकते, यही वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी डाउट हो तो हाथ उठा लेना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 220 इंटू 220, बोर्ड का आएगा सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही लगा था मुझे तो, 5 मिनट में ही लिख दिया मैंने। फिर हीट प्रोड्यूस 2, अब वो कह रहा है तो नाउ द वोल्टेज ड्रॉप टू 200 वोल्ट, कहाँ लिखा है क्वेश्चन में। देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन, तो फिर हीट निकालेंगे V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, फॉर्मूला लगा के। V कितना है 200 इंटू 200 है, रेजिस्टेंस R बदलेगा नहीं, इंटू टाइम हमें नहीं पता कितना लगेगा, बट पानी एक ही अमाउंट का गर्म कर रहे हैं, इक्वल क्वांटिटी है। हाँ कभी डबल क्वांटिटी बोल देगा तो फिर और डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, वो कभी कहने वाले नहीं है, तो निकाल देंगे डबल करके। अभी तो मास इक्वल है, सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। H1 इक्वल्स टू H2 बिकॉज सेम क्वांटिटी जो हीट इज रिक्वायर्ड। H1 की वैल्यू लिख दो 220 इंटू 220 अपॉन R इंटू 5, ये मिनट में ध्यान रखना। तो 200 इंटू 200 अपॉन R इंटू टी, तो R से तो R कट जाएगा, ठीक है। फिर 1 0 2 0, तो ये 2 0 कट गई। टी सॉल्व करके आ रहा है 6 पॉइंट, मैं आंसर देख के लिख रहा हूँ, इसका आंसर तो पक्का सही है, ये आंसर हो गया 6.05 मिनट। तो कोई दिक्कत हो तो पूछ लो प्रॉब्लम, नहीं तो एक और कर देता हूं इसमें से, 20 कर दिया। अब वो दोनों एक जैसे ही है 21, तो 21 ही कर देता हूँ, 21 लास्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। अब इस बार दिया है गीजर है ना, 1500 वॉट का है और 250 वोल्ट है और 250 पे ही कनेक्टेड है। करंट ड्रॉ, तो फॉर्मूला लगा दो, P इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वी आई, फॉर्मूला याद कर लेना पहले। कितना पावर है 1500, वोल्टेज कितना है 250, करंट कितना है पता करना है, ये पहला पार्ट हो गया। 6 एम्पियर करंट आ गया। फिर एनर्जी कंज्यूम्ड इन 50 आवर्स, तो एनर्जी इन kWh फॉर्मूला, पावर इन वॉट 1500, टाइम इन आवर्स 50 घंटे डिवाइडेड बाय 1000, तो 3 जीरो से 1 2 3 कट गई, 75 यूनिट्स, यही आंसर है kWh। और लास्ट में आएगा कॉस्ट 75 यूनिट है और पर यूनिट पैसे लगते हैं 4.2, तो ये आ जाएगा 3 रुपीज 315। होपफुली इस बार तो आंसर सही होगा। देख, अब इसके अलावा कोई और पूछना हो है ना, तो उसमें बॉक्स में लिख दो तो जवाब दे देंगे, तो कोई बात नहीं। नहीं चलो, कल टेस्ट नहीं है, यही तेरा है ना, यदि कल 9 के सारे बच्चे आ गए तो फिर देखते हैं। और डेट शीट के ऊपर है सारा कुछ, जैसी डेट शीट आ जाएगी स्पीड अप हो जाएगी हर चीज। लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ कि 4 मई से पहले एग्जाम की संभावना दिख नहीं रही है। तुम भैया ये 8 चैप्टर की सारी प्रॉब्लम चाट लेना, और जो आज बच गए थे ध्रुव शर्मा ध्यान से सुन लेना, फिर मंडे को आते ही चिल्लाऊंगा जोर जोर से। और टाइम
चेंज करना है नहीं करना उसके लिए तो थोड़ा मुश्किल सी बात दिख रही है, कह नहीं पाते बच्चे। मंडे को पूछ लूंगा, है ना। टाइम खाली वाले में 2 से 3 खाली है, ठीक है, ये भी हो सकता है 2 से 3 कर सकते हो। और एक टाइम खाली है 6 से 7, एक टाइम खाली है 7 से 8, ठीक है, ये 3 टाइम है। अब वो कैसे पता चलेगा कि, चल देखते हैं, मंडे को तय करेंगे, मंडे को कोई तरीका निकालता हूँ, है ना। मंडे को सोचता हूँ। एक बच्चे ने कुछ लिखा है, शायद मतलब की बात हो। 9 से 10, 9 से 10 भी खाली है। 9 से 10 फिर इन्हें स्कूल जाना होता होगा शायद। 2 से 3 लिख दिया एक ने, 9 से 10। एक मिनट रुको, तुम में से भाई जिनको 9 से 10 में कोई दिक्कत है वो जरा लिख देना कितने हो। 9 to 10 प्रॉब्लम, दिक्कत। अभी तक एक ने भी नहीं लिखा, नो प्रॉब्लम है। अबे यार, मतलब इन दोनों टाइम में दिक्कत है वो एक बार लिख दो। 3 to 4 और 9 to 10, जिन्हें दोनों टाइम में ही दिक्कत है, दोनों में ही प्रॉब्लम है, वो लिख दो, बाकी मत लिखो कुछ भी। एक फिर से लिखवा दो, अभी छोड़ो। एक मिनट को, यस सर का मतलब नहीं समझ में आया, मैं एक मिनट समझाता हूँ अपनी बात को, तो फिर मंडे को सर हाँ सर बोलो। 9 to 10 सुबह के रात के? अच्छा, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, सुबह की बात चल रही है। ओके सर। नहीं एक मिनट, सुबह की बात कर रहे होंगे ना, ए एम लिखता हूँ, ये तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं किया। 9 to 10 AM। अभी दोबारा से जितने बच्चे हैं उनसे तो वोटिंग हो जाए, बाकी बाद में निपटेंगे। इन दोनों टाइम में यदि तुम्हें दिक्कत आ रही है, दोनों में प्रॉब्लम है, तो लिखो उसमें। कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो लिखना यार, चेंज हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को दिक्कत है। मिस्टी अब इसके बाद से लिख दो, है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है, दो, छोड़ो। पता नहीं कैसे टाइम चेंज होगा, मुझे भी नहीं पता ज्यादा। दोनों में ही प्रॉब्लम है 3 बच्चों को। मंडे को निपटेंगे कुछ तरीका निकाल के। एक ने और कुछ लिखा है, इसका ही पढ़ लेता हूँ। 11th का बैच स्टार्ट है बेटे मंडे से, ठीक है ना। मंडे से स्टार्ट है, टाइम शाम का है 9 से 10। टीवी देखने वाला जो टाइम होता है वो है शाम का 9 से 10।